हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। और लास्ट क्लास में रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की हमने बात की थी, जिसमें मैंने आपको कुछ सेंटर बताए थे जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। मैंने आपको ये कहा था बेटा और कि जो RRC रेस्पिरेटरी राइम सेंटर जो था वो क्या करता है, इंस्पिरेशन को बढ़ाता है। अब इसी के साथ मैंने आपको ये बताया था कि RRC जो है उसको नेगेटिव फीडबैक देने वाला होता है एक, और एक पॉजिटिव फीडबैक देने वाला होता है। RRC कहाँ पे था, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर कहाँ था, मेडुला के अंदर था। उसी के साथ जो पोन्स के अंदर थे वो कहाँ पर थे, यानी कि मेडुला के जस्ट ऊपर वाला पार्ट बताया था मैंने डायग्राम में, उसके अंदर कौन कौन से थे बताओ। देखिए, दो सेंटर पढ़ाए थे मैंने आपको, एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एपन्यूस्टिक पॉजिटिव फीडबैक देता है और न्यूमोटैक्सिक नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक देने का मतलब वो एक्सपिरेशन को, एक्सहेलेशन को प्रेरित करता है। ये बातें अपनी हो गई थी। अब अपन बात करते हैं इसमें रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग के अंदर आगे कि जो रेगुलेशन है वो दो प्रकार से हो रहा है। एक हो रहा है बेटा और न्यूरल, और एक होता है केमिकल। एक होता है न्यूरल और एक होता है केमिकल। न्यूरल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया कि ये जो फोर ब्रेन है, यहाँ पे होता है मिड ब्रेन, ये हो गया मेडुला, ठीक है। इस मेडुला के अंदर यहाँ पे जो सेंटर था उसको आपने कहा था रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, क्लियर है। ये अपन ने पढ़ लिया था न्यूरल से, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। अपन ये कह सकते हैं कि ब्रीथिंग जो होती है उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक तो केमिकल और एक नर्वस सिस्टम, तंत्रिका, ये दोनों यहाँ पे काम करते हैं। तो ये ब्रेन वाला मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था, ठीक है बेटा। और अब आगे देखते हैं, ये लो, ठीक। अब इसके अंदर केमिकल्स का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर कुछ केमिकल्स की मात्रा बढ़ती है या कम होती है, जिस कारण से जो रिसेप्टर होते हैं जिनको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर, रसायन ग्राही, और वो रसायन ग्राही क्या करेंगे, उन केमिकल को एक्सेप्ट करेंगे, देखेंगे कि किसका लेवल बढ़ा हुआ है, किसका लेवल बढ़ा हुआ नहीं है, और जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग वो क्या कर देंगे, यहाँ पे सूचना भेज देंगे। देखो, यदि अपन बात करते हैं कि जो CO2 है उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है। साथ ही जब आपने ये पढ़ा था तो लंग्स के अंदर क्या हुआ था बेटा, और H2O प्लस CO2, इसने क्या बनाया, H2CO3, और H2CO3 जब टूटा तो H प्लस आयन प्लस क्या बना, HCO3 बना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आयन आ रहा है, तो ये लो, हाइड्रोजन आयन बढ़ा हुआ है। और जब ये दोनों अधिक हैं तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन कम होती है। तो कीमोसेंस जो रिसेप्टर होते हैं, यानी कि इनको जो ग्रहण करने वाले जो रिसेप्टर हैं उनको कहा जाता है कीमो रिसेप्टर्स। अभी मैं बताऊंगा कि ये रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं और कैसे काम करते हैं। अभी आपको ये याद रखना है कि न्यूरल के अंदर जैसे मेडुला है ये, तो मेडुला के अंदर रिसेप्टर है, वो क्या कर रहा है, इंस्पायरेशन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था ना। उसके बाद में यहाँ पे जो सेंटर था वो इसको नेगेटिव फीडबैक देके क्या करवा रहा था, एक्सप्रेशन करवा रहा था। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा बता दिया था। लंग्स के अंदर ये रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन में H प्लस आयन रिलीज होते हैं। तो H प्लस आयन मैंने कहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टूट के ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब अलग होते हैं तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। वो सारे फैक्टर मैंने आपको बताए थे। तो केमिकल जो रेगुलेशन है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ केमिकल्स की सांद्रता जो होती है उसको अपन चेक करते हैं, उसके बेस पे क्या होता है, ब्रीथिंग का कंट्रोलेशन होता है। इसके अंदर क्या है, CO2 की मात्रा बढ़ी हुई है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन कम। इनको क्या करते हैं, कीमो रिसेप्टर, जब ये कीमो रिसेप्टर के पास में जाते हैं तो इनको वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और इनके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, फिर इसको मेडुला को सिग्नल देते हैं कि तू इंस्पायरेशन कर या फिर नहीं कर। क्लियर, इसको नोट कर लो बेटा।
नोट करो इसको। आगे बात करते हैं। देखो, अपन यहां बात करते हैं कीमोरिसेप्टर की। कीमोरिसेप्टर दो होते हैं। कहां कहां पर? एक तो होता है मेडुला वाला और एक होता है पेरिफेरल यानी कि परिधीय के अंदर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जिस प्रकार तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं वैसे ये होते हैं। तो एक तो होता है इसमें सेंट्रल, ठीक है, और एक होता है पेरिफेरल, परिधीय। और ये हो जाएगा बेटा और केंद्रीय। ठीक है ना, सेंट्रल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो सेंट्रल है ये तो मेडुला है, यानी कि आपने ऐसे पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है? मेडुला। और मेडुला के अंदर एक सेंटर था यहाँ पे, इसको आपने कहा रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। ठीक है, और रेस्पिरेटरी राइम सेंटर जो होता है इसके पास में यहाँ पे रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर, ठीक है। देख लिया क्या पढ़ा हमने कि जो ये है राइम सेंटर हो गया। सेंट्रल जो है मेडुला, इस मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी राइम सेंटर होता है। इस रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे होता है। क्लियर, समझ में आया? सेंट्रल के अंदर क्या है? मेडुला। मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी राइम सेंटर तो होता ही है, जो आगे जाके क्या करता है? इंस्पिरेशन करवाता है। क्या करवाता है? इंस्पिरेशन करवाता है। इसी के पास में होता है जो केमिकल हैं, उन केमिकल को एक्सेप्ट करने वाला रिसेप्टर, यानी कि जो सूचना आएगी वो यहाँ पे सुनेगा ये, और उसके बाद में ये इसको एक्टिव करवा देगा। क्लियर, इसको नोट कर लो। उसके बाद पेरिफेरल की बात करते हैं। एक चीज़ सुनो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो है इस एरिया को मैं बता देता हूँ आपको डिटेल से, एक बार देखना। दिख तो रहा है ना ये आपको? हाँ जी, ये यहाँ पे जो सेंटर होता है, या सेंटर अपन यहाँ पे कहते हैं कि एरिया है, यहाँ पे सेंटर नहीं एरिया, इसको नाम देते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। और ये किसके लिए सेंसिटिव होता है? CO2 एंड H+ आयन के लिए। CO2 प्लस H+ आयन के लिए होता है। तो इसको आप याद रखना। कीमो रिसेप्टर नहीं याद रखना, इसको याद रखना आपको। कीमो सेंसिटिव एरिया यहाँ पे होता है मेडुला के पास में, और ये एरिया क्या करवाता है? फिर RRC को रेगुलेट करता है।
क्लियर। अब अपन बात कर लेते हैं पेरिफेरल की। ये आपने नोट कर लिया होगा, दिख रहा नहीं कंप्लीट आपको? सही है। अब अपन बात करते हैं पेरिफेरल परिधीय तंत्रिका तंत्र की। देखो बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि अपना जो लंग्स है, सॉरी अपना जो हार्ट है, उसकी बात करते हैं अपन। ये जो अपना हार्ट होता है, इस हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें से 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ऊपर एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल। ये जो राउंड में आपको दिखाई दे रहा है, ये राउंड वाला क्या है? एट्रियम। और ये जो है, ये होता है, नीचे वाला होता है वेंट्रिकल। एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। ये जो ब्लू से मैं बना रहा हूँ इसको, ये बेटा और लेफ्ट साइड है। ठीक है, देख रहा है? अब इसके अंदर ये जो ब्लड है, इसकी अपन नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको डिटेल से, कैसे क्या नाम है, कौन सा पार्ट क्या होता है। अभी आपको ये याद रखना है कि ये जो हार्ट होता है इस प्रकार से, इसके अंदर ऐसे 4 चैम्बर होते हैं। ये 2 ऊपर वाले, 2 गोल और ये 2 लंबे। इनको बोलते हैं एट्रियम, इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये लेफ्ट, ये राइट। इस लेफ्ट साइड से यानी कि यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी में जाता है, और इसके अंदर पूरी बॉडी से ब्लड आता है। यहाँ से जो पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाती है उसको बोलते हैं एओर्टा, महाधमनी। ठीक है, इस महाधमनी की बहुत सारी ब्रांचें होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये समझ में आया ना कौन सा क्या होता है? देखो, ये वाली जो है इसको बोलते हैं एओर्टा, और यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, इसको बोलते हैं कैरोटिड। कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या समझ में आया कि हमारा जो हार्ट है, उस हार्ट के अंदर पूरी बॉडी को जो ब्लड लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, उसको एओर्टा बोलते हैं। उसकी एक ब्रांच है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। अब सुनो यहाँ पे काम की बात। ये जो कैरोटिड आर्टरी होती है, इसमें से ब्लड निकल के यहाँ जा रहा है। तो यहाँ से ब्लड निकल के जब जाता है, तो देखो इसके अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं ऐसे, ये रिसेप्टर हो गए बेटा। आई बात समझ में? अब आपको पता है कि जब ब्लड यहाँ से निकलेगा ऐसे, तो सीधी सी बात है रिसेप्टर के ऊपर से जाएगा, मतलब रिसेप्टर के संपर्क में आएगा ब्लड। तो अब यहाँ पे ये रिसेप्टर इस चीज़ को यहाँ पता करेंगे कि इस ब्लड में CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। यानी कि ये चेक करते हैं, पहले चेक करेंगे, उसके बाद में या आप ऐसे कह लो कि ये क्या है, एक नदी जा रही है, इस नदी में यहाँ पे चेक पोस्ट लगा हुआ है। तो जो भी पानी आएगा उस पानी का सैंपल ये चेक करते हैं कि इस नदी का जो पानी है वो कैसा है, मेराइन है या जो फिल्टर पानी के अपन कह सकते हैं, मीठा पानी है, खारा पानी है। ये सारी चीज़ तो कौन चेक कर रहा है? ये रिसेप्टर कर रहे हैं। ये तो क्या हो गया? रिसेप्टर। ये क्या बताया था बेटा और मैंने आपको? एरिया। तो ये समझ में आया यहाँ पे? ठीक। तो इन दोनों के अंदर यानी कि कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? कैरोटिड आर्टरी और एओर्टा में। तो आप इसको कह सकते हो, इन दोनों को आप ये कह सकते हो कीमो सेंसिटिव एरिया, इनके अंदर प्रेजेंट। ये हो गए इसके रिसेप्टर। बोलो यहाँ तक।
अब आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो ये रिसेप्टर होते हैं, इन रिसेप्टर को देखो, एक तो एओर्टा के अंदर है और एक कैरोटिड के अंदर है, यानी कि दो रिसेप्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इन दोनों का नाम क्या होगा? तो एक तो हो जाएगा कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड का हिंदी में बोलते हैं इसको। एक हो जाएगा एरोटिक बॉडीज। ठीक है, याद रख जाएगा, एरोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज। बोलो यहाँ तक। दोबारा बता दूंगा मैं आपको एक बार, आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी मैंने एक बार चीज़ आपको लिखाई है उसको एक बार थोड़ा सा नज़र से निकालो। दोबारा सुनो। अपन ने बात की रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की, और रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग जो है उसके अंदर केमिकल और न्यूरल, ठीक है, ये हमने पढ़ा। न्यूरल के अंदर क्या आ गया? मेडुला आ गया। केमिकल के अंदर क्या आ गया? कुछ केमिकल्स आ गए, जिन केमिकल्स में हमने नाम पढ़ा है CO2, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन। यानी कि केमिकल्स के अंदर क्या है? कुछ केमो रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ केमो सेंसिटिव एरिया होते हैं। उन एरिया के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? सिग्नल, यानी कि उसको चेक पोस्ट आप कह सकते हो। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारा जो हार्ट है, उस हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, हार्ट का लेफ्ट वाला जो पार्ट है, उससे जहाँ पूरी बॉडी को जो ब्लड लेके जाती है उसको बोलते हैं महाधमनी एओर्टा। उस एओर्टा के अंदर क्या है? कुछ रिसेप्टर्स हैं, कुछ बॉडीज़ हैं। तो एओर्टा के अंदर उसको एओर्टिक बॉडीज़ हमने कहा। कैरोटिड आर्टरी के अंदर जो रिसेप्टर हैं उसको अपन ने कहा कैरोटिड बॉडीज़। तो आपको बेटा और दो नाम ये याद रखने हैं कि कैरोटिड बॉडीज़ और एओर्टिक बॉडीज़ क्या होती है। क्लियर? कहाँ पर होती है? अब देखो कि जैसे CO2 वगैरह जाएगी तो यहाँ पे मान लो कि इनसे चेक किया कि CO2 की मात्रा क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। क्या इसने चेक किया? CO2 की मात्रा ज़्यादा, हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो अब यहाँ से ये जो रिसेप्टर हैं, इन रिसेप्टर से एक सिग्नल जाएगा और वो सीधा कहाँ पहुँच जाएगा? इसके अंदर पहुँच जाएगा। इसके अंदर पहुँचेगा तो ये रेस्पिरेटरी राइम सेंटर जो है इसको एक्टिव कर देगा। इसको एक्टिव कर देगा मतलब जो ब्रीथिंग रेट है उसको ये बढ़ा देगा, श्वसन दर को बढ़ा देगा। यदि नहीं है तो नॉर्मल चलेगा। यदि मान लो कि बढ़ गई है तो जैसे मान लो कि अपन दौड़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते तो हमारी रेस्पिरेटरी जो रेट है, ब्रीथिंग रेट है, वो बढ़ जाती है। उसका रीज़न क्या है? अरे सांस फूल जाती है, उसका रीज़न क्या है? कि हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो ज़्यादा काम करती है, सेल्स ज़्यादा काम करती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, CO2 ज़्यादा बनेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगी। तो CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे ब्लड में CO2 चलेगी। ब्लड में जब CO2 जाती है तो कैरोटिड आर्टरी और एओर्टा से बहती है। तो यहाँ पे रिसेप्टर उसको ग्रहण कर लेते हैं और ये इन्फॉर्मेशन किसको दे देंगे? यहाँ इस एरिया को, कीमोसेंसिटिव एरिया। यहाँ से ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को एक्टिव कर देता है और ये क्या करता है? जो श्वसन दर है उसको इंक्रीज कर देता है। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? नोट कर लो इसको। फटाफट नोट करो इसको। ये तो आपने पहले कर लिया था ना। इसमें एक पॉइंट आपको पढ़ना है, डिसऑर्डर्स। अस्थमा, नोट करो इसको फटाफट। कर लिया क्या? चलो आगे बात करते हैं अस्थमा की।
देखो बेटा, और अस्थमा क्या है? ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन यानी कि जो एलर्जी के दौरान कुछ जो हमारी बॉडी से या सेल्स से कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं, जैसे हिस्टामिन वगैरह हैं, वो क्या करवा देते हैं, इसकी यानी कि एक इस प्रकार से कंडीशन बना देते हैं हमारी इसके अंदर, लंग्स के अंदर, कि रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है। क्यों? इसे अपन कहेंगे एलर्जी होती है, तो एलर्जी वाला सिस्टम होता है इस अस्थमा के अंदर। यानी कि अपन कहें कि जो हिस्टामिन है, मास्ट सेल जो हिस्टामिन सिक्रेट करती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ेगी तो वो सारा एरिया क्या हो जाएगा, उससे कवर हो जाएगा, उसके अंदर एलर्जी टाइप से इसके अंदर हो जाता है अस्थमा। नंबर 2, ब्रोंकाइटिस। इसके अंदर जो ब्रोंकाई और ब्रोंकायल होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई एंड श्वसनिकाएं, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल्स के अंदर। एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है कि जो धूम्रपान, स्मोकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, स्मोकिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो रेस्पिरेटरी जो सरफेस होती है, वो सरफेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सरफेस जब कम होती है, यानी कि जब ये हमारी एल्यूलाई है, इसके अंदर जो सरफेस है ये यदि घट जाएगी तो जितनी गैस एक्सचेंज होती है, यानी कि जो गैस एक्सचेंज होना है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गैस एक्सचेंज जब कम होती है तो गैस एक्सचेंज कम होने का मतलब श्वसन में कमी होना। ठीक है, तो ये ज़्यादातर यानी कि इसका मुख्य कारण क्या है, धूम्रपान, स्मोकिंग। ठीक है। नंबर 4 होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़, ORD इसको नाम से जाना जाता है। NCERT के अंदर ये आपको चारों मिल जाएंगे। ORD का मतलब होता है कि जो खदान वगैरह होती है, जो ये अपन कहें कि जो पत्थर तोड़ने वाली जो कारखाने वगैरह होते हैं या जो खदानें होती हैं, वहाँ पे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो लगातार पत्थर वगैरह तोड़ते हैं। जहाँ पत्थर का बुरादा बनाया जाता है उसको तोड़ा जाता है, बड़े बड़े पत्थरों को, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो छोटी छोटी डस्ट बनती है वो सांस के द्वारा कहाँ चली जाती है, हमारे फेफड़ों में चली जाती है। और फेफड़ों में जाने के बाद में हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको क्या कर देती है, क्षतिग्रस्त कर देती है। और उसके बाद में क्या होगा कि वो जल्द ही हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो हमारे आने वाले, यानी कि ये ORD का जो डिजीज़ है इसके अंदर क्या होता है कि जो पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं, हम अब ऐसे करें कि हमारे जो नाक हैं या जो अपने माउथ वगैरह जो पार्ट होता है जहाँ से फिल्टर होकर आवाज़ आती है, तो इसके इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि वो उसको नहीं रोक पाता है। वो लगातार अंदर जाएंगे 5-10 साल के अंदर, और उसके बाद में क्या हो जाएगा कि जो अपन कहते हैं ना कि अस्थमा जैसे सांस बार बार सांस फूलना, सांस नहीं लेने में दिक्कत होना, तो वो सारी दिक्कत कहाँ हो जाती है, इसके अंदर हो जाती है। इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कह सकते हैं या डिजीज़ कह सकते हैं, व्यावसायिक रोग। ठीक है बेटा, और इसका पूरा नाम लिखूँ क्या, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये हो गया अपना रेगुलेशन का पार्ट खत्म, और इसी के साथ अपना चैप्टर जो रेस्पिरेटरी चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें अपन पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। अब ये भी जो मैंने अब कहा था ये चीज़ें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या हार्ट क्या होता है, हार्ट की स्ट्रक्चर कैसे होती है, हार्ट में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, कैसे हार्ट काम करता है। क्लियर? तो यहाँ तक जो मैंने बताया आपको, कीमोरिसेप्टर आपको कैसे याद करने हैं, डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने आपको ये बता दिया है सिंपली। NCERT में इसको आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, और यहीं से इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि अस्थमा क्या होता है, ब्रोंकाइटिस क्या है, एम्फाइसीमा क्या है। धूम्रपान से एम्फाइसीमा याद रखना है। जो पत्थर तोड़ने वाली जो जगह होती है वहाँ पे जो डिजीज होता है उससे संबंधित कौन सा है, ORD। और एक बार नीट में पूछा भी गया है। कंप्लीट है, तो अपना रेस्पिरेटरी चैप्टर इसी के साथ खत्म। ठीक है बेटा, थैंक यू।